द स्पेसिफिक प्लेस एरिया जहाँ हम कहें कि हमें वहाँ शेम होती है, यहाँ शेम होती है, शेम तो हमें फील होती है, हमारे अंदर है। यहाँ बैठने से आपको अपनी शेम को हील करना चाहिए, ठीक है। और आपको उन जो आपके स्पेसिफिक देखें, अब जिस आज सेल्फ स्टीम पे बात हो रही है, तो आप उस चीज़ को प्रॉपरली एक तो सुने, फिर अप्लाई करें, एब्जॉर्ब करें, प्रैक्टिस करें। किसी भी चीज़ को सर, किसी भी चीज़ को जब हम कहते हैं ना ये हमें कैसे आएगी, तो वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर वो काम, जैसा हीलिंग द शेम दैट बाइंड्स यू, ये जो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं, गो कि हम बहुत डिटेल में नहीं बात करते और बहुत ओपनली चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते। कोई बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम नहीं करा सकते फॉर सम रीजंस ओवर हियर, लाइक चाइल्डहुड शेयरिंग, अडल्टहुड के इश्यूज, चाइल्डहुड, देयर आर द सर्टन एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड, तो वो सब चीज़ें हम ओपनली नहीं कर सकते, उसकी सर्टन रीजंस हैं। मगर जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं और कोई एक फैमिली मेम्बर या पेशेंट में से कोई एक अपना सिनेरियो डिस्कस करता है, सिचुएशन या प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो वो हमारे लिए वो हील करने की मूवमेंट होती है। किसी भी चीज़ से बेनिफिट लेने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है सबसे पहले वो क्या है? एक्सेप्टेंस। आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कोई भी शेयर कर रहे हैं तो आप हील हो रहे हो। बिल्कुल। इफ लाइक आप मेरे साथ शेयर करें अपनी सिचुएशन, लेट्स सपोज, ऑब्वियसली तो जो दूसरा रिलेट कर रहा है सिचुएशन के साथ और वो नहीं पूछ पाया, तो क्या उसका मसला वो नहीं हल होगा? अब अगर लेट्स सपोज वी आर अप्लाइंग हीलिंग द शेम दैट बाइंड्स यू हियर, तो जॉन बेटशाह ने यहाँ बैठ के नहीं लिखी थी। जॉन बेटशाह ने जहाँ लिखी और अप्लाई किया, तो हम फ़ायदा यहाँ उठा रहे हैं ना, हम अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि हम उन सेम सिचुएशंस और सिनेरियोज को रिलेट करते हैं। हमारी वही फीलिंग्स हैं, हमारी सफरिंग वही हैं। एडिक्शन में, अल्कोहलिज्म में हमारी पेन, हमारा लॉस, सब कुछ वही होता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये प्रोग्राम हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अब जो इनका क्वेश्चन था कि मैं कैसे शेम हील कर सकता हूँ अपनी, तो सबसे पहले तो आपको इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने इनिशिएट किया, यू टॉक्ड अबाउट दिस इज समथिंग वेरी गुड। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज समथिंग लैकिंग इन माई सेल्फ, आई नीड टू टॉक अबाउट दिस। तो फिर आपको उस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली या अपनी उस लैकिंग पॉइंट पे, डेफिशिएंसी पे बात करनी, जहाँ जहाँ मौका मिले बात करें। और फिर आप खुद देखें, हु इज़ द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ? यू योर सेल्फ। आपको पता है कि अब जिससे हम बात करते हैं ना अक्सर कि बाय बुक थेरेपीज, यू नो, थेरेप्यूटिक कन्वर्सेशंस या थेरेपीज इज ऑलवेज ऑलमोस्ट बाय बुक। उसकी रीज़न ये होती है कि हम कैलकुलेटेड एंड वैलिडेटेड, जो वैलिड और ऑथेंटिक और कैलकुलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं। तो आप अपने बेस्ट जज खुद हैं। आपको पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर मैं अभी पूछूं आपसे कि आप 0 से 10 पे कहाँ हैं, तो आप कह देंगे कि मैं 8 पे हूँ, लेकिन आपको अंदर से पता है, हाँ, आपको अंदर से पता होगा कि मैं 4 पे हूँ। बिल्कुल, 4 पे अगर अब हैं तो आपने 4 से एकदम से 10 पे नहीं जाना, आपने 4 से 5 पे जाना है। और 5 पे कैसे जाएंगे? जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे खुद को। जब हम शेम हीलिंग की बात करते हैं तो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। शेम हीलिंग के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आर शेम, आर डिस्कम्फर्ट, जो चीज़ें हमारे अंदर पेन, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी होती हैं, हम वो बात करते हैं। हमेशा चीज़ें अपडेट होती हैं। पहले सर्जरी, जो ज़हनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, पहले उनका इलाज 18th सेंचुरी में कैसे होता था? नहीं, क्या उसके ट्रम्फनिंग, ट्रम्फनिंग वॉज द टर्म जो कि यूज़ किया जाता था। दिमाग के जगह पे लेफ्ट साइड पे एक सुराख करते थे खोपड़ी में, वो ब्लीड करता था,
जो वो ब्लीड करता था तो फिर वो ज़ाहिरी बात है ब्लीड करता था तो उसका लॉस होता था, ब्लड लॉस से वो फेंट हो जाता था, फेंट होके वो गिरता था तो उन्हें लगता था कि जो इवल स्पिरिट है वो ब्रेन से निकल गई है। तो ये जो चीख चिंगाड़ हो रही है, ये चीख चिंगाड़ अब ख़त्म हो जाएगी। तो शिज़ोफ्रेनिया, बायपोलर, साइकोसिस, अदर डिप्रेशन या कोई भी ऐसी जो बीमारियां होती थी उसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रेफनिंग से होता था। ट्रेफनिंग के बाद 1820 में दे स्टार्टेड लैब इन लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जहाँ पे विलियम जेम्स ने ये इनिशिएट किया कि साइकोलॉजी इज बेसिकली, देयर इज़ अ फिलॉसफी बिफोर साइकोलॉजी बिफोर साइकोलॉजी देयर इज़ अ फिलॉसफी। दे टॉक्ड अबाउट द फिलॉसफी के फिलॉसफी जो है हमें वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। देन दे स्टार्टेड दैट लैब एट लिप्जिग यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उन्होंने जर्मनी में, उसके बाद उन्होंने मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया था। अब 1820 में जो मेंटल हेल्थ पे लिप्जिग यूनिवर्सिटी में काम शुरू हुआ, उसमें और आज के मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अब आज का जो इलाज है वो 20 साल बाद का क्या होगा, कोई डिफरेंस होगा? कैसे ऑब्सोलीट होगा? अपडेट होगा। ये ऑब्सोलीट हो जाएगा ना। ऑब्सोलीट नहीं होगा, इस पे, इस बेस पे अपग्रेड होगा। तो आप कह रही हैं कि जो इधर सुराख कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे, देखें वो जो सुराख कर रहे थे ना, वो भी ऑब्सोलीट था ना। देखें वो अपडेट हुआ तो वो ठीक था। वो जो सुराख कर रहे थे उनको इतनी थी आइडेंटिफिकेशन कि देयर इज अ समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन, मगर उनके पास जो तरीक़ेकार था, क्वेकरी थी या जो था, देखिए गलत तो ऑब्वियसली वो दैट, तभी तो वो फिर उन्होंने उस पर सर्च शुरू की, उन्होंने एक लैब बनाई कि हम कैसे इसको पे देख सकते हैं, लोगों की जानों को ख़तरा है। देन दे डिसाइडेड कि अच्छा देयर इज समथिंग प्रॉब्लम्स विद द ब्रेन जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उस बेस पे विलियम जेम्स ने, चलें ऑब्सोलीट कह लें आप उसको, मगर उसकी बेस पे ही नया वाली जो है ना वो बुनियाद रखी जाती है। स्ट्रक्चर हमेशा पुराना होता है, उसको हम रद्द कर देते हैं, लेकिन उसकी बेस पे ही हम अपडेट करते हैं। जैसे नोकिया 3310 जो था, फंक्शंस नए फ़ोन में भी वही हैं मगर टच बटन्स हैं, मगर कीपैड वही है, अपडेट हो गया ना। आप ऑब्सोलीट का वर्ड यूज़ कर लें, मैं अपग्रेड का वर्ड यूज़ करूँगी, मैं अपडेट का वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब शेम हीलिंग में बेसिकली हमने क्या करना होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे पहले दूसरा हमने आइडेंटिफाई करना होता है अपनी प्रॉब्लम्स को। मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, आप कहाँ स्टैंड कर रही हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे, कहाँ पे लैग करते हैं हम, क्या हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हर्डल बनती है, हमारी सेल्फ इस्टीम। ठीक है, सेल्फ इस्टीम जो है बेसिकली हम इसको बहुत ज़्यादा से कंफ्यूज करते हैं बहुत सी चीज़ों के साथ। कुछ चीज़ें मैंने इधर मेंशन भी की हैं। अच्छा, अब ये सेल्फ इस्टीम के अंदर भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी होती है, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एज का बड़ा रोल प्ले होता है, जैसे या तो बच्चों में होती है या फिर अडल्टहुड में ज़्यादा से सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ इस्टीम के जो एक्सपीरियंसेस है वो देखे गए। फिर हमारी हेल्थ होती है, थॉट्स हैं, सोशल सर्कमस्टांसेस, फिर रिक्रिएशन ऑफ अदर्स, और उसके बाद कंपेयरिंग द सेल्फ टू अदर। दिस इज़ वेरी कॉमन। सबसे लास्ट वाला, हमारे जो आधे मसाइल हैं, बल्कि आधे से भी ज़्यादा मसाइल यहाँ से शुरू होते हैं जब हम अपनी ज़ात या हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, हमारी ज़ात को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही कंपैरिजन स्टार्ट होता है उसके साथ ही फिर हमें फील होता है कि वी आर बेसिकली फेलियर, वी आर नॉट गुड इनफ, हमारी कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, आपके ख्याल में जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करती है? देखें, कुछ देयर आर द सम सोशल फैक्टर्स, सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर है उसमें जीन है, सोशल फैक्टर में वो सारी चीज़ें हैं। सेल्फ इस्टीम के अंदर, स्पेशली लो सेल्फ इस्टीम के अंदर जो मेजर रोल है वो आपका सोशल फैक्टर है, आपकी सराउंडिंग, आपके लव्ड वन, आपके नियर डियर वंस, आपका पीयर प्रेशर, आपकी स्कूलिंग, आपका सारा बैकग्राउंड बचपन से लेके 4 साल, बल्कि
अब तो 2.5 का हम एज को कंसिडर करते हैं, तो उसमें सारा सोशल फैक्टर है। कुछ फिजिकल फैक्टर भी होता है, लाइक आपकी कोई ऐसी इलनेस, कोई बीमारी है जिसके अंदर यू आर नॉट फीलिंग लाइक आपका कोई डिसेबिलिटी आ गई, ठीक है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है आपका, उसके अंदर भी आपको ऐसे लगता है कि जैसे आई एम नॉट केपेबल टू डू समथिंग। और एडिक्शन के साथ क्योंकि अब आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इफेक्ट करती है, और उसके बाद अगर इसमें आपकी बायोलॉजिकल भी आ गया 27%, तो ये तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब वो ऐड ऑन होगा ना। हाँ, तो उसमें देखें, उसमें फिजिकल, हाँ उसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अच्छा नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, ये सेल्फ एस्टीम वर्सेस सेल्फ कॉन्सेप्ट, कितने लोगों को लगता है सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, कितने को पता है, कितने लोग, व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अबाउट योर सेल्फ, हम जो अपने बारे में सोचते हैं। अच्छा, मैंने ये 4-5 चीजें अगली स्लाइड्स में भी कुछ डिफरेंट सी मेंशन की हैं कि सेल्फ एस्टीम इज नॉट सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑल्दो सेल्फ एस्टीम मे बी अ पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द परसेप्शन बेसिकली, जो हम हमेशा ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट आवर सेल्फ, ये दूसरों की बात नहीं मैं कर रही, कॉन्सेप्ट अबाउट अदर्स नहीं, कॉन्सेप्ट अबाउट आप अकेले में अपने बारे में, या जब आपका आप क्या अपने बारे में कहाँ पे रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अक्सर हम लो सेल्फ एस्टीम में जब देखते हैं तो लो सेल्फ एस्टीम में हम खुद को बहुत नीचे रेट कर रहे होते हैं, अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं, अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, अपने आप को ही हमने फेलियर कंसीडर किया होता है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम फेलियर, आई एम लूजर, इस तरह वाली वर्ड्स यूज करते हैं ना हम सब, अपने आप को सारा कसूरवार ठहराते हैं। आगे कीजिएगा। सेल्फ एस्टीम वर्सेस सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज भी सेल्फ कॉन्सेप्ट जैसा ही है मगर मुख्तलिफ होता है, मतलब हमारा सेल्फ इमेज क्या है। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। सेल्फ इमेज इज सिमिलर टू सेल्फ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि जो हम एक नजरिया कायम कर लेते हैं, इमेज भी नजरिया होता है मगर एक चेंजेबल होता है, ठीक है, हम अपने इमेज को वी कैन चेंज आवर इमेज। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, सेल्फ वर्थ के बारे में, सेल्फ एस्टीम को अक्सर हम लोग जो समझते हैं वो अपनी वर्थ समझते हैं ना, कि सेल्फ एस्टीम का जहाँ पे जिक्र है तो हमें लगता है कि इट्स अ सेल्फ वर्थ, जबकि सेल्फ वर्थ बेसिकली हमारी वो होती है जहाँ पे हम अपने आप को वैल्यू कर रहे होते हैं, हम अपने आप को रेट करते हैं। कितना रेट करते हैं आप लोग, कितनी वैल्यू देते हैं खुद को। ट्रीटमेंट के लिए, सेल्फिश ट्रीटमेंट के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको न्यूट्रल होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, आपके लिए प्रायोरिटी आपकी रिकवरी होनी चाहिए। हाँ, मतलब वो चीज़ें जो कि आपको बड़ी पसंद रही हैं वो नहीं करनी, जो आपकी फेवरेट रही हैं या जिससे आपको बड़ी मोहब्बत रही है, आपके वो दोस्त, वो एक्टिविटीज़ या वो इवेंट्स या वो सराउंडिंग, वो एरियाज़, तो उसके बारे में आप जो है, हाँ चलिए सेल्फिश का वर्ड यूज कर रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम वर्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा। सेम है या नहीं? वेरी गुड। एक आपकी ओपिनियन है, एग्जैक्टली। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बेसिकली हमेशा हम कॉन्फिडेंस को समझते हैं सेल्फ एस्टीम, जबकि कॉन्फिडेंस आपका वो तो ड्रग्स के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद ड्रग्स के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्या वो परमानेंट आपका सेल्फ एस्टीम पे काम कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता। तो सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आगे कीजिएगा। Self esteem versus self efficacy. Self efficacy is also related to the self esteem. Unlike self esteem, self efficacy is more specific rather than global. मतलब ये specific एक goal oriented है self efficacy। जैसे you are very good engineer, you are very good doctor, you are very good teacher, you are a very good person, ठीक है। For certain reasons, कुछ चीज़ों में, कुछ प्रोफेशंस में अपनी गोल्स को अचीव करने में आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा से आपकी सेल्फ एफिकेसी होती है, मगर जनरली अगर आप देखें तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है
वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही होती। सेल्फ स्टीम इज समथिंग एल्स। सेल्फ स्टीम वो है कि हाउ मच यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, what is your concept about yourself, what is you are having your image in your mind, और उसके बाद आप किस तरह से खुद को ट्रीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, सेल्फ कंपैशन ये क्या होता है? हम कैसे खुद को महसूस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जज कैसे खुद को करते हैं, हमारी अपने बारे में क्या ओपिनियन है, सेल्फ कंपैशन में हमारी राय क्या है, हम कहाँ सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने बारे में आप जज कर रहे होते हैं आप खुद को। इसका भी हाई सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ स्टीम से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी आगे कीजिए। अच्छा, आपके ख्याल में सेल्फ स्टीम जो है वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है? अगर करती है तो कितना इफेक्ट करती है? फिर इसी वजह से तो हम यहाँ पे अनेबलिंग, प्रोवोकिंग, असर्टिवनेस, कोडिपेंडेंसी, ये जो पूरा प्रोग्राम है, क्योंकि वही चीज़ें जो हैं ये वही बिहेवियर्स हैं जो हमें दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसा करने पे मजबूर करते हैं, जिसके बाद फिर हम शेम बेस्ड भी होते हैं, गिल्ट में भी जाते हैं, लो सेल्फ स्टीम भी है, दैट्स अ विशियस सर्कल। और इसका जो दूसरा है रिस्पॉन्स, दैट्स अ वाइटल सर्कल। मतलब आप एक चीज़ को कंट्रोल करेंगे, जैसे अगर आपकी एंगर रिलेटेड कोई इशू था तो यू हैव टू वर्क ऑन योर एंगर। एंगर के बाद जो सेकंड चीज़ होगी वो फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको यू विल अप्रिशिएट करेंगे कि वो मिस्टेक नहीं हुई। जब वो नहीं होगा, ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, तो दैट वुड बी अ वाइटल सर्कल। तो जो विशियस सर्कल है स्पेसिफिकली ये वो होता है जिस पे हम एक मिस्टेक के बाद दूसरी, और दूसरी के बाद तीसरी, और तीसरी के बाद चौथी मिस्टेक करते हैं। और जब हम ये रिपीट करते हैं तो उसका सारा जो इफ़ेक्ट होता है बेसिकली वो हमारी सेल्फ स्टीम पे भी होता है, क्योंकि कसूरवार हम ठहराते हैं ख़ुद को। हमें लगता है कि वी आर द वन हु इज़ द रीज़न ऑफ दिस फेलियर, रीज़न ऑफ दिस फाइट, रीज़न ऑफ दिस जो भी हमारा लॉस हुआ है। अब सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो सोसाइटी इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर द एवरीवन, और हमारा जनरेशनल बैगेज तो है। हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको भी ये शेम, ये लो सेल्फ स्टीम, ये सब चीज़ें इंड्यूस की गई। उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो गोल्स थे वो अचीव कर लिए, तो उनको लगा कि ये तो दे आर द सेट पैटर्न्स, राइट पैटर्न्स, दीज आर द राइट थिंग्स जो कि बच्चों के साथ करनी चाहिए। उन्होंने जब उन चीज़ों को रिपीट किया मगर रिजल्ट्स वो नहीं आए। बच्चे में बजाय कि वो गोल ओरिएंटेड होता या गोल अचीवर होता, वो लो सेल्फ स्टीम में चला गया, या लॉसेस में चला गया, या ग्रीफ में चला गया, या पेन में चला गया। तो वहाँ पे फिर कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि पेरेंट्स सेट करेंगे, और कुछ हम पर्सन को ये कहते हैं कि वो अपने गोल्स को खुद डिफाइन करेगा। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही तो है एक्सेप्टेंस की जो भी बात हो रही थी, कि फिर हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाइटल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, विन विन सिचुएशन जो है वो हमारे लिए बेहतर है, हम उसको ऑप्ट कर लें। और अगर बिल्कुल आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पीपल प्लीजिंग में ही अपने आप को पेन में रखें। लाइक यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर योर पेरेंट्स और द चाचा ताया और द नेबरहुड, कि अगर वो कहा गया कि देखिए फलाने का बच्चा इज़ डूइंग दिस मच, तो फिर आप अपने आप को तकलीफ़ में डाल के वो कर रहे हैं,